हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ रहे थे सम बेसिक टर्म्स और उसमें कुछ चीज़ें हमने आपको बताई थी। और उसके बाद अब नेक्स्ट आइए हम लोग चलते टेम्परेचर तक हमने बताया। हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में बताया था आपको। अब इसके बाद आइए चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता क्या है, उसको आप समझिए। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है, इसको हम लोग ऑब्जर्व करें। ठीक, क्या होता है तो आप देखिए, जैसे नाम से ही पता चला इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा। और इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे एक कंटेनर है, हम आपको दिखाते हैं। एक कंटेनर लिया, अगर एक कंटेनर लिया आपने, एक कंटेनर लिया, अगर उसी कंटेनर की हम लोग बात करते हैं, अगर हमने एक कंटेनर लिया और उसी कंटेनर की हम लोग बात करते हैं और इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लीजिए, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ सीधे सीधे मतलब होता है वो डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, कैटायन और एनायन बनाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया और इसमें दो इलेक्ट्रोड ले लिया, दो इलेक्ट्रोड ले लिया और उसके बाद जो है इसे आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। इसे आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी से अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब एक आपने नेगेटिव ले लिया और एक ले लिया आपने पॉजिटिव, और ये जो मेटल के इलेक्ट्रोड हैं इसे आपने मान लिया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक, तो एक आपका कैथोड की तरह एक्ट करेगा और एक एनोड की तरह एक्ट करेगा। जब आपने माइनस एंड और प्लस एंड से अटैच कर दिया तो आप देखिए ये प्लस इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव एंड जो है इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा तो इसके अंदर आपने कहा कैटायन है और एनायन, तो एनायन किधर भागेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और कैटायन किधर भागेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एंड से अटैच है, इसका मतलब ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, तो जब ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो एनायन जो होगा अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और कैटायन इसके नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। तो इनके मूवमेंट की वजह से जो कंडक्टिविटी होती है, इसके कैटायन और एनायन के मूवमेंट की वजह से जो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है भाई। अब आप जानते हैं जैसे मेटालिक कंडक्टेंस की बात हम लोग कर रहे थे, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी किसको फॉलो करते हैं, जैसे हमने कहा ना फिजिक्स के भी कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस है, कंडक्टिविटी है, इन सभी के बारे में। तो हम लोग सीधे सीधे इस बात को कह सकते हैं, लाइक मेटालिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस also follows Ohm's law।
ओम्स लॉ। तो हमने कहा आपसे हम लोग जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो उन बेसिक टर्म्स की जानकारी होने के बाद जब आपको सारी बेसिक टर्म्स की जानकारी हो जाएगी फिर इन चीजों को आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो हमने कहा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, हमने बताया इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है आयंस के थ्रू करंट का फ्लो अगर होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक, अब आइए इसी को देखते हैं आगे। ओम्स लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं, बेसिक चीजें हैं फिजिक्स में, आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में, यहाँ से तो आप आउटलाइन ही पढ़ लीजिए, वही बहुत है। हमने आपसे कहा कि जैसे आप कोई कंडक्टर ले रहे हैं, कंडक्टर आपने लिया और कंडक्टर में जो है आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं वो किसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं? बैटरी के। ठीक, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई आपने किया, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसमें कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, ठीक, और इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा वो आयनाइज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। ठीक है भाई, तो सीधे सीधे है, तो जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के थ्रू डेवलप किया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर आपने डेवलप किया थ्रू बैटरी। ठीक है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो रहा है? डेवलप कर रहा है, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप करेगा। ठीक है भाई, इसका मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो कंडक्टर के थ्रू होगा वो भी, उसकी वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। और आप जानते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका अगर ले लीजिए तो पर सेकंड कितने चार्ज यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं, वही उसका करंट हो गया। ठीक, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो पर सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज पार्टिकल पास हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। इसी को बेस मान करके जो है इसने, इसी को बेस मान करके जो है ओम्स जी ने ला दिया, और उन्होंने कहा क्या कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो करंट है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही है आपका ओम्स लॉ। अब इसको फिजिक्स में बहुत डिटेल में आप पढ़िएगा, यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं, बस इसका आपको आइडिया होना चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी अगर हटेगा तो क्या जाएगा? I R, और आप जानते हैं R जो होता है ये रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, R जो है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और I जो है ये करंट, करंट, और V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज है। तो ये ओम्स लॉ। ठीक है भाई, ये इस चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं। तो आप जो है नेक्स्ट अगर हम लोग ध्यान दें, अब देखिए, तो ये हमने ऑब्जर्व किया। अब इसके बाद नेक्स्ट आइए रेजिस्टेंस के बाद, ये सभी चीजें हमने फिर कहा आपसे, ये सभी चीजें आपने फिजिक्स में ऑब्जर्व किया हुआ है। फिजिक्स में ऑब्जर्व करने की वजह से आपको इसको डिटेल में वहां पढ़ लेना चाहिए, और थोड़ा बहुत हमने आपको बस आउटलाइन बता दिया इसका क्या होता है, कैसे होता है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आइए रेजिस्टेंस, और तेज चलिए, सब बेसिक चीजें हैं भाई। रेजिस्टेंस आपको मालूम है ये क्या मेजर करता है? ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। इट मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। इट मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट, यानी ये करंट के फ्लो को मेजर करता है, करंट के फ्लो को मेजर करता है।
उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी जैसे रेजिस्टेंस का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन अगर क्रिएट कर रहा है फ्लो ऑफ करंट में, तो उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कह रहे हैं यहाँ पे। और आप जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये सब पढ़ा होगा आपने। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। चल रहा है लेंथ ऑफ कंडक्टर। और उसके अलावा जो है यहाँ पे हमने आपसे कहा कि रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं यहाँ पे सीधे सीधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए हमने क्या कहा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एल आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आप इसको ऑब्जर्व करिए तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि R इज डायरेक्टली कंबाइंड कर लीजिए, कंबाइंड द एबव, कंबाइंड द एबव, तो क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे आप क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। R इज इक्वल टू रो L बाई A, इसे हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और अगर आप इसको ध्यान दीजिए, इस तरह से आप बता सकते हैं, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर F, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं रो इज इक्वल टू आर, रो इज इक्वल टू आर या आर इज इक्वल टू रो डिफाइन कर सकते हैं। यानी अगर आप रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना चाहें तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं आर इज इक्वल टू रो ले लीजिए। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करिए, कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज यूनिटी। यानी क्या कहा आपने, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू resistance when cross sectional area and length of conductor is unity. यूनिटी मीन्स लेंथ 1 सेंटीमीटर और जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये रेजिस्टिविटी हो गया, आपका रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। और आप जानते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है आपने पढ़ा होगा, क्या होता है आप जानते हैं, ओम। और अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू आप देखें यहाँ पे तो सीधे सीधे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आइए कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं जी से, इट रिप्रेजेंट जी, ठीक है भाई। और ये हमें क्या बताता है, इट मेजर्स द ईज ऑफ, इट measures
the ease of current flowing through a conductor. मतलब कितनी आसानी से जो है किसी भी जो है कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है वो आपको बताता है कौन? कंडक्टेंस। और ये क्या होता है? इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। और यानी G इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R, G इज इक्वल टू 1/R हो जाएगा। और अभी आपने लिया था, देखिए अब अगर आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं, कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R की वैल्यू उठा के रख दीजिए, आपको वैल्यू यहाँ पे सीधे सीधे मिल जाएगी जो भी चीजें। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमने बताया था ओम है, तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 1/ओम, यानी ओम इनवर्स, या इसी को आप क्या कहते हैं? मह, ओम इनवर्स और मह। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की बात करते हैं। कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं कप्पा से, सुना होगा कप्पा। और आप जानते हैं कंडक्टिविटी जो होता है वो कंडक्टेंस होता है। किसका कंडक्टेंस होता है? कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब आप सॉल्यूशन को लीजिए, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब लेने के बाद जो भी आयंस होंगे उनकी जो कंडक्टिंग पावर होगी उनका सम क्या कहलाएगा? कंडक्टिविटी। कप्पा का मतलब हो गया द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, या कहीं कहीं लिया जाता 1 ml। The conductance, conductivity ये the conductance of 1 centimeter cube of solution of an electrolyte, यानी चाहे 1 ml लीजिए चाहे 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बन रहा है उसमें जितने भी आयंस की बात हम लोग कर रहे हैं वही हमारा क्या कहला रहा है? कंडक्टिविटी कहला रहा है। ठीक है भाई, इसी को हम लोग जो है यहाँ पे कंडक्टिविटी कर रहे हैं। और आपने बताया ये जो होता है कप्पा वास्तव में इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। यानी कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। कप्पा इज इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये इसको जानने नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कप्पा इज इनवर्स ऑफ ρ। तो यहाँ पे इन्होंने जो 1 सेंटीमीटर क्यूब कहा है इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है। और सोल्यूशन में जो है 1 सेंटीमीटर ये लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर अगर आपका ये सोल्यूशन रखा हुआ, मान लीजिए ये पूरा का पूरा सोल्यूशन है, ठीक, ये सोल्यूशन आपने लिया हुआ है। अब इस सोल्यूशन में 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस हैं उनकी जो कंडक्टिंग पावर होती है उसी का हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। पूरे सोल्यूशन की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, पूरे सोल्यूशन को हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे ऑब्जर्व नहीं करते हैं। और हमने बार बार आपसे कहा है कि जब भी हम लोग कंडक्टिविटी की बात करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की बात करेंगे, और जब भी कंडक्टेंस की बात करेंगे होल सोल्यूशन की बात करेंगे, होल सोल्यूशन की यहाँ पे बात करेंगे, चर्चा हम लोग करेंगे। ये सीधा सीधा ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है भाई।
तो हम लोग सीधे सीधे इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जर्व नेक्स्ट आइए, अगर हम लोग इसी को ऑब्जर्व करें तो आप कह रहे हैं कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, रो जो है रेजिस्टिविटी है। अभी इसकी यूनिट लिखा था आपने क्या, ओम सेंटीमीटर आया था, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और एसआई यूनिट में, क्योंकि इसको ज्यादा आपको समझना भी है, अगर हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी ए जो है वो मीटर स्क्वायर में और एल जो है वो मीटर में, ठीक है भाई, तो जो है इसकी यूनिट जो हो जाती है साइमन मीटर इनवर्स। इसको देख लीजिएगा, साइमन मीटर इनवर्स। और आपकी जो यूनिट होती है 1 साइमन मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो है आपकी वैल्यू। आपको मालूम है जो कंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट हमने बताई थी, कंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट आपको बताई थी वो क्या होती है, साइमन भी होती है। एसआई यूनिट साइमन भी होती है और एक साइमन बराबर 1 ओम इनवर्स होता है। ये कंडक्टेंस की एसआई यूनिट, तो ये भी होता है, ध्यान रखिएगा। अभी आपने कहा कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। रो की आप बात करते हैं, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो कह रहे हैं, ठीक। अगर आप इसी को लिख लीजिए, तो अभी आपने कहा था R बराबर रो L/A, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L। अगर इसी पे सब्स्टिट्यूट कर दें हम लोग सीधे सीधे, तो कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A, L/A और 1/R। अभी 1/R को आपने पढ़ा था क्या, कंडक्टेंस। 1/R को कंडक्टेंस पढ़ा था, तो आप सीधे सीधे इस बात को कह सकते हैं कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस, और L/A को हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट, L/A को सेल कांस्टेंट। यानी अगर आपको कंडक्टेंस की वैल्यू दी गई है और कप्पा निकालना है, तो कंडक्टेंस और इंटू सेल कांस्टेंट ले लीजिए, तो कप्पा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, ये इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद आपका है इसके बाद नेक्स्ट आइए, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इससे काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बोर्ड से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मोलर और इक्विवेलेंट ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये दोनों पढ़ लीजिए, तो आपका जो टर्म है बेसिक टर्म्स वो लगभग इधर खत्म हो जाएगा। फिर जब सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ टर्म्स यूज करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ तक यही है। मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो आप जानते हैं इसे हम लोग नॉर्मली जो है लैम्डा m से डिनोट करते हैं, और बनाएंगे जो
ये उल्टा भी बनाते हैं। उल्टा भी से हम लोग दिखाएंगे, तो उल्टा भी जो है आप यहाँ पे दिखाएंगे, और लैम्डा आपने देखा होगा उसमें कुछ भी निकल जाती है, ऐसे भी देखा है। तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग मतलब है, दोनों अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, कहाँ पे कौन सी चीज यूज करेंगे वो आपको हम बताएंगे। लेकिन अभी देखिए, इसको हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, लैम्डा एन, ये मोलर कंडक्टेंस। अब नाम से ही पता चला मोलर, मोलर मतलब मोलैरिटी से, मोलर मतलब मोलैरिटी है, कैपिटल एम है। मोलैरिटी में आप जरूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए। आप देखिए क्या कहते हैं, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, बार बार हमने कहा आपको इलेक्ट्रोलाइट बेसिक चीज था, उसको आपको आइडिया होना चाहिए, उसकी सहायता से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, ठीक। अब इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को आप क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं। अब जब आप सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो किसमें टूटेगा, अपने आयंस में, फॉर्म आयंस, यानी क्या बनाएगा, एक कैटायन बनाएगा, कैटायन प्लस एनायन। अगर आपने 1 मोल लिया तो 1 मोल कैटायन और 1 मोल एनायन हो गया। बात समझ में आया, 1 मोल कैटायन का मतलब अवोगाद्रो नंबर के बराबर कैटायन बनेगा, अवोगाद्रो नंबर के बराबर एनायन बनेगा। अगर आप दोनों की बात यहां ध्यान दीजिए, इनको ध्यान दीजिए, तो आप जानते हैं कैटायन और एनायन जो बना है, इन दोनों को अगर हम देखें तो ये करंट कैरिंग पार्टिकल्स, करंट कैरिंग पार्टिकल्स, ये अपने साथ करंट का कुछ हिस्सा लेकर चलेंगे, और उनकी इस पावर को हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग पावर। जैसे आपने देखा पल्लेदार अपने ऊपर बोरे को लाते हैं और लेकर जाते हैं, तो वो उनकी क्षमता है। वैसे ही करंट भी जो है पल्लेदारी कर रहा है, और वो टोटल करंट का कुछ हिस्सा अपने साथ लेकर के चलता है। तो एक कैटायन जो है या एक एनायन जो करंट का हिस्सा अपने साथ लेकर चलेगा, उसे हम लोग कंडक्टिंग पावर कहते हैं। एक्टिविटी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस नाम से ही सब कुछ निकल रहा है, मोलर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को लीजिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप सोल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर आप सोल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो अपने आयनों में टूट रहा है, तो ये आयन बना रहा है। आयन कैसे होंगे, एक कैटायन बनेगा, एनायन बनेगा। तो हमने C+ और A- दिखाया है। तो 1 मोल से जो है कैटायन और एनायन के बनने की जो संख्या रहेगी, वो 1 मोल कैटायन और 1 मोल एनायन होगा। तो हमने बताया ना, जैसे हर आयंस की अपनी करंट कैरिंग प्रॉपर्टी होती है, जैसे अपने साथ करंट का कुछ हिस्सा लेकर चलता है, तो उसी को हम लोग उसकी कंडक्टिंग पावर कहते हैं। जैसे हमने पल्लेदारी का एग्जांपल लिया, एक पल्लेदार से अपने ऊपर बोरे को लाता है और ले जाकर के जहां ट्रांसपोर्ट करना रहता है वहां पे गिरा देता है उसको। तो वैसे ही आयन भी होता है, आयन के थ्रू करंट की जो है करंट फ्लो करता है, और उसकी उसी क्षमता को हम लोग कंडक्टिंग पावर कहते हैं। तो जितना ज्यादा आयंस बनेंगे, उतनी ज्यादा उनकी कंडक्टिंग पावर की सम होगा, और जितना ज्यादा कंडक्टिंग पावर होगा, सम होगा, वही उसका मोलर कंडक्टेंस है। यानी इसको आप लोग डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए डेफिनेशन, the sum of conducting power, the sum of conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of electrolyte into solution called molar conductivity, called molar conductivity, इसी को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है भाई, ये सीधा सीधा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि the sum of conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte into solution called molar conductivity की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये सीधा सीधा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और अगर आप इसको ध्यान दीजिए तो आप इस तरह से इसको ऑब्जर्व भी करते हैं।
क्या चीज? जैसे आपने कहा मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपान सी, कप्पा इंटू 1000 अपान सी, यानी सी मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, सी मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड, तो सी यहां पे क्या होगा? मोलैरिटी, यानी सी जो है वो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सी जो है यहां कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चूंकि मोल लिया है तो इसे हम लोग कहेंगे दैट इज मोलैरिटी, यानी मोल पर लीटर। ठीक, अगर इसको कहेंगे तो आप ये कह सकते हैं सी मोल पर लीटर, सी मोल पर लीटर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये कप्पा इंटू 1000 अपान सी, यानी आप कहीं कहीं पढ़ेंगे इसको तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान एम, ये भी आप ऑब्जर्व करते हैं सीधे सीधे, इस चीज को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक भाई, तो आपने कहा कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी निकालने का ये सीधा सीधा फार्मूला होता है, ये फार्मूला दोनों आपके इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप जरूर पढ़ डालिए, कर डालिए, और इसको जो है सॉल्व कर, अभी क्वेश्चन भी आपसे क्वेरी करेंगे, क्वेश्चन भी पूछेंगे तो उसको ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। तो ये आपका मोलर कंडक्टेंस के बाद आइए देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसी से रिलेटेड हमने कहा ना, ये इसी को हटा दीजिए यहां पे और आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं, सेम यही चीज है, बस नाम क्या हो गया यहाँ मोलर की जगह इक्विवेलेंट हो गया। तो आपको तो आइडिया है ना कि मोल कहाँ यूज होता है और ग्राम इक्विवेलेंट कहाँ यूज होता है। मोल मोलैरिटी में यूज होता है और ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी में यूज होता है। तो आप यहाँ पे नॉर्मेलिटी टर्म का यूज करेंगे, जो आपने यहाँ पे मोलैरिटी यूज किया है वही यहाँ पे नॉर्मेलिटी टर्म का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, जो यहाँ पे आपने मोलैरिटी टर्म का इस्तेमाल किया है वही नॉर्मेलिटी हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। आइए उसी को देखते हैं क्या होता है, इसको भी समझिए आप। तो देखिए आपने 1 मोल कहा था, यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट आप एन इलेक्ट्रोलाइट लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आप एन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। फिर से वही चीज, इसको डिसॉल्व कहां कर रहे हैं, सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये फिर से क्या होगा, अपने आयनों में टूटेगा, अपने आयनों में टूटेगा, यानी फॉर्म आयंस, और आयंस में क्या बनेगा, कैटायन बनेगा और एनायन बनेगा। अभी इसको पढ़ा था हम लोगों ने मोलर कंडक्टेंस में। बस हमने आपसे यही चर्चा किया मोलर और इक्विवेलेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है, मोल का और ग्राम इक्विवेलेंट का, बाकी और कोई बेसिक डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिए, बार बार हम आपसे इसीलिए कह रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिए तभी आपको संभव होगा भाई। तो अब देखिए यहाँ पर ये 1 मोल हो गया और ये 1 मोल हो गया। फिर से वही चीज, आपने आयंस के थ्रू करंट का फ्लो बताया था, तो यहाँ पे इनकी भी कंडक्टिंग पावर का आप सम कर लीजिए, सम कर लीजिए, सम ऑफ कंडक्टिंग पावर, सम ऑफ कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस। और जब कंडक्टिंग पावर सारे कंडक्टिंग पावर आयंस का ऐड कर ले रहे हैं तो वहां पे अगर मोल होता तो मोलर हो जाता, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट है तो लैम्डा इक्यू हो जाएगा। यानी डेफिनेशन देखिएगा,
the sum of conducting power of all the ions, the sum of conducting power of all the ions produced when 1 gram equivalent of an electrolyte dissolve into the solution। यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जब आप सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें जो आयंस बनते हैं उन आयंस की जो कंडक्टिंग पावर होती है उस कंडक्टिंग पावर का सम ही क्या कहलाता है, आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इसे डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा इक्यू से। और अगर आपने फार्मूला जो पढ़ा है मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे थे तो लैम्डा इक्यू बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। अब यहां पे सी को क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे सी ग्राम इक्विवेलेंट, वहां सी मोल बोल रहे थे ना, यहां बोलेंगे सी ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो सी ग्राम इक्विवेलेंट यानी सी क्या हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया। यानी आप यहां कह सकते हैं सी जो है आपका कंसंट्रेशन है और जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो आपकी क्या है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी यहां पे है और इस चीज को आप सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं। डेफिनेशन जो मोलर कंडक्टेंस का है, मोलर कंडक्टिविटी का है, वहीं जहां मोल लिखा था वहीं ग्राम इक्विवेलेंट, बाकी डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिख नहीं रहे, ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें आपकी हो गई। अगर आप इसी चीज को ध्यान रखिए और इसी के हिसाब से काम करिए तो आपने बताया यहाँ पे जो सी आपका है वो नॉर्मेलिटी। तो आपको मालूम है यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन H2SO4 का यूज होता है, तो फॉर H2SO4 हम लोग नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में फॉर H2SO4 ये 11 का वीडियो बनाया हमने, एसिडिटी और बेसिसिटी वाला कॉन्सेप्ट उसमें देखिएगा, उसमें है आप फॉर H2SO4 नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू मोलरिटी, ये होता है। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का ये सीधा सीधा संबंध होता है जिसको आप ऑब्जर्व यहाँ पे कर रहे हैं और इसकी सहायता से आप ये बेसिक टर्म्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो हमने आपसे कहा इक्विवेलेंट क्या होता है और सारे बेसिक टर्म्स देख लिया आपने। कुछ एकाध क्वेश्चन आपको दे देते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए इसी बेस्ड क्वेश्चन देखिए जरा हम आपको ले रहे हैं। फिर उसके बाद इसका जो टॉपिक है नेक्स्ट उसको देखा जाता है। अभी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं भाई, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन एक है, देखिए ये कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द, एक नंबर के क्वेश्चन में आया भी है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर H2SO4 solution, 1 molar H2SO4 solution whose conductivity is 26 into 10 power -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट सारी देख लीजिएगा, यूनिट्स के बारे में भी जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है लैम्डा EQ, पूछा जा रहा है लैम्डा EQ के बारे में। और आपको दिया क्या क्या गया है, आपको दिया गया है कप्पा दिया गया है, ये कंडक्टिविटी 26 इंटू 10 पावर -2 ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। और आपको दिया गया मोलरिटी दिया गया 1, और ये मोलरिटी किसकी है, H2SO4 के लिए। अभी हमने आपको मोलरिटी और नॉर्मेलिटी, चूंकि आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला क्या होता है, लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन N। N है, अगर आपको इससे जो है निकालना होता लैम्डा M,
तो निकल जाता सीधा सीधा। तो लैम्डा क्यों निकालना है, तो यहाँ पे मोलर नॉर्मेलिटी चाहिए, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू एम होता है, दैट इज कॉल्ड। आप सीधे सीधे इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप सीधे सीधे इस चीज को ऑब्जर्व करिए, तो 2 इंटू एम मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1, नॉर्मेलिटी आपको सीधे सीधे यहाँ पे दिखाई देगी इक्वल टू 2। अगर इसी को हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कप्पा 26 है इंटू 10 पावर -2 और 1000 हो गया अपान यहाँ नॉर्मेलिटी 2 हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 13 इंटू 10 पावर -2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू 10 पावर 3 और ये हो जाएगा 130 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और क्या हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपका हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन हो गया। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है, इसको जरा देख लीजिएगा। इस तरह तमाम क्वेश्चन है जो बेसिक टर्म से रिलेटेड है, तमाम क्वेश्चंस हैं जो बेसिक टर्म से रिलेटेड है, जिनको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। अगर इस चीज को देखें तो जो है हम लोग इस चीज को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो सीधे सीधे हम लोग बता सकते हैं कि नॉर्मली हम लोग कितने जो है किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी को आप और भी क्वेश्चन देखिए, अगर एक आध दो क्वेश्चन सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम आपको दे रहे हैं एक आध दो क्वेश्चन आप सॉल्व करिए घर पे, कुछ घर पे भी आप करिए, लेकिन आप घर पे करने के लिए कहा जाता है ना, जो है वो कर रहे हैं और जो नहीं है उनको करने से कोई मतलब नहीं। आप उनको चाहे जैसे भी खिलाए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप देखिए जिनको खाना है वो मांग के खा रहे हैं और जिनको नहीं खाना है चाहे उनके मुंह में चम्मच से ठूस दीजिए, चाहे उनका ओठ, चाहे उनका दांत, चाहे उनके जीभ कट जाए, लेकिन वो खाएंगे नहीं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप चम्मच से खिलाइए और जिनको आप सिर्फ हिंट कर दीजिए तब भी वो खा लेते हैं। तो यही चीज है। तो इसके लिए जरूरी है आपकी तरफ से कितना प्रयास किया जा रहा है, और जो प्रयास कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप जो है प्रयास नहीं कर रहे तो बहुत गलत चीज कर रहे हैं, जान लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं, इसको जरा करिएगा। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एनसीईआरटी का ये है भाई, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम of 0.05 molar NaOH solution, NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 power 3 ohm. Calculate resistivity कंडक्टिविटी और तीसरा है मोलर कंडक्टिविटी। अब इसमें क्या क्या दिया गया है, ट्राई योरसेल्फ, खुद करिए और इसको खुद करके जो है रखिए। और ये नहीं किताब खोलिए और किताब से छाप डालिए, जिसमें जो जो चीज दिया गया है उसको करिए। और भी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन बेसिक टर्म से हैं उनको आप पढ़िए। कल वेरिएशन पढ़ाएंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, वेरिएशन पढ़ाएंगे, उनके बारे में आपको जो है कल डिटेल में स्टडी किया जाएगा। ठीक, इतना पढ़िए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए और हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़िए, और बाकी की चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट
ऑब्जर्व किया जाएगा। थैंक यू।